Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, आज ma'am. हम थीम 10 कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड शुरू करेंगे और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये हाफ ही आ रहा है। यहाँ पर पेज 257 से 274 तक का दिया गया है। ये सीबीएसई की तरफ से जो पब्लिश किया गया सिलेबस है वो है, इसीलिए हम इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज क्योंकि हमारी थर्ड पार्ट जो है बुक का उसमें एक भी चैप्टर नहीं हुआ है, तो जैसा कि आपको ये चैप्टर भी पढ़ना था, थीम 3 किनशिप एंड कास्ट एंड क्लास, यही वाला चैप्टर था ना आपका जिसमें आपको प्रॉपर्ली पूरा नहीं पढ़ाया गया है, वो हम उठा लेंगे। मैम लेकिन बस हाँ बोलो। बस फर्स्ट पैरा ही पढ़ाया गया है। फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाया गया है बस? किंगशिप वाले में केवल और केवल फर्स्ट पैरा ही पढ़ाया गया है। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही पढ़ा है वैसा का वैसा। हाँ तो वो हम कर लेंगे क्योंकि देखो इस बुक के आपके ऑलरेडी काफी चैप्टर्स हो रखे हैं ना। ये थीम पार्ट जी 1 जो है इसके कई सारे हो रखे हैं और थीम जो पार्ट 3 है उसमें काफी सारे बचे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले ये हाफ वाला चैप्टर जो है वो कर लेते हैं, फिर नहीं हुआ तो अपन उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक बार बुक स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यस अब मैम। आज हम पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर, colonialism and the countryside. What do you understand by the word countryside? क्या समझते हैं आप countryside से? ये शब्द बहुत बार आ चुका है, कोई आइडिया आपको? कंट्री के अंदर गांव कंट्री के अंदर ओके, तो नाइस ट्राई। इनसाइड द कंट्री बाउंड्री। कंट्री साइड का मतलब होता है जो अपना गांव का रूरल एरिया होता है उसको बोलते हैं कंट्री साइड। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर के अंदर या वेस्टर्न साइड के अंदर ये कंट्री साइड, विलेज एरिया नहीं बोलते, ये कंट्री साइड बोलते हैं, या ये रूरल एरिया नहीं बोल करके सीधे कंट्री साइड बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने किस तरीके से अपने देश के अंदर आकर के कॉलोनियलिज्म शुरू करा, किस तरीके से रूल लागू करे इन्होंने, कैसे इन्होंने कहाँ पे सबसे पहले ये चीज इन्होंने स्टार्ट करी, उन सब का आपको यहाँ पे नॉलेज मिलने वाला है इस चैप्टर के अंदर बेसिकली। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे कॉलोनियल रूल जो है उन लोगों कंट्री साइड स्पेशली जो गांव का एरिया था वहां पर पहले लागू किया गया था, किस तरीके से उनके लिए ये शुरू किया गया था। जो जमींदार थे बंगाल के, वहां पर ये चीज मतलब बंगाल के अंदर ये चीज पहले शुरू हुई थी। तो जो जमींदार थे बंगाल के वहां पर वो कौन थे, उनका क्या आउटलुक था लाइफ को लेकर के। फिर राजमहल हिल्स जो थी, पहाड़ी एरिया जो था, कैसे वहां पे उन लोगों ने ट्रेवल किया, संथल्स कहाँ रहते थे, कैसे वो डेक्कन की तरफ मूव कर गए, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी। और एक मिनट, हाँ, और आप देखेंगे कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी ने स्टैब्लिश किया था अपना राज कंट्री साइड के अंदर यानी गांव के अंदर, कैसे ये लोग अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए थे और कैसे इन्होंने रेवेन्यू पॉलिसीज चालू करी, और इनकी जो ये पॉलिसीज थी ये कैसे अलग अलग सेक्शन के लोगों के लिए थी, और कैसे ये पॉलिसीज से इनकी बाकी लोगों की लाइफ में बदलाव आए, कैसे चेंजेस आए, ये सब चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी। एक मिनट, ओके। और कैसे इन्होंने फिर अपने कानून इंट्रोड्यूस करे, कैसे इन्होंने अलग अलग लोगों को लेकर के अपने अपने कानून बना दिए थे। जैसे हमने पहले भी पढ़े हैं कि इन्होंने जो इंडियंस को ये अलाउ नहीं करते थे और इस तरह के बोर्ड लगा देते थे अपने ऑफिसेस के बाहर कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कि डॉग से कंपेयर करके रखते थे इंडियंस को, और बहुत ही हार्श और क्रूल लोग थे, अलग अलग इनकी टेंडेंसीज थी लोगों को लेकर के, वो सब चीजें भी हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने ग्रो करा ये रिच को, और पैसे वाले जो हैं उनको पैसे वाले बनाते जा रहे थे और पैसा करवाते जा रहे थे, और जो गरीब लोग थे वो कैसे गरीब होते जा रहे थे, और कैसे उन्होंने अपनी जमीन खो दी थी जिस पे वो रहा करते थे, और पीजेंट्स जो है उनको कैसे जो फार्मर्स हुआ करते थे उनको कैसे पैसे की जरूरत होने लग गई थी, और और कई सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल। ओके,
और आप ये भी देखेंगे कि लोग बाग जो है वो सिर्फ इसलिए एक ऐसे नहीं लोग थे कि सिर्फ कानून उनके लिए बन गया है तो वो ही फॉलो करेंगे। उनको कानून के अनुसार एक्ट भी करना पड़ता था और उसमें बिलीव भी करना पड़ता था कि यही जो है अब आपकी लाइफ है। तो ये इंडियंस को स्लेव्स की तरह ट्रीट कर रहे थे, एक पॉइंट पे आकर के उनसे बहुत काम लेते थे और उनको बेसिक राइट्स जो होते हैं वो भी नहीं देते थे। ठीक है, और कैसे अपनी तरीके से ये कॉन्सिक्वेंसेस को या जो सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस थी उनको अपनी तरीके से मॉडिफाई करते जाते थे, इनके द्वारा कानून जो बनाए हुए होते थे उनके अनुसार। ये सब भी आपको जानने को मिलेगा और आपको ये भी पता पड़ेगा कि ये जो हिस्ट्रीज है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर उसके सोर्सेस क्या रहे हैं और क्या हिस्टोरियंस को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं इन सारी चीजों को इंटरप्रेट करने में, और कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और सर्वेज जो है उन्होंने पढ़ा इन चीजों को, जो जर्नल्स और अकाउंट्स छोड़ गए थे सर्वेयर्स या ट्रैवलर्स के द्वारा, ये रिपोर्ट्स जो प्रोड्यूस की गई थी इंक्वायरी कमीशंस के द्वारा, वो सभी इन्होंने स्टडी करी है। किन्होंने? इतिहासकार जो हिस्टोरियंस रहे हैं उन्होंने। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन के साथ ही समझ में आएगा कि चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। In this chapter, you will see what colonial rule meant to those who lived in the countryside. इस चैप्टर में आप देखेंगे कि colonial rule का मतलब क्या होता था उन लोगों के लिए जो गांव के एरिया में रहते थे। You will meet the zamindars of Bengal, travel to Rajmahal hills from hills where the Paharias and the Santhals lived. आप यहाँ पर मिलेंगे जमींदार से, बंगाल के जमींदारों से, और ट्रैवल करेंगे राजमहल हिल से जहाँ पर पहाड़ियाज और संथाल्स रहते थे, एंड देन मूव वेस्ट टू डेक्कन, और फिर मूव करेंगे हम वेस्ट से डेक्कन की तरफ, डेक्कन प्लेट्यू की तरफ। You will look at the way the English East India Company established its Raj in the countryside. आप देखेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज एस्टेब्लिश कर दिया था, कहाँ पे? कंट्री साइड में। Implemented its revenue policies, और अपनी रेवेन्यू पॉलिसीज वहां लागू कर दी थी, एंड व्हाट दीज पॉलिसीज मेंट टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल, और ये जो पॉलिसीज उन्होंने लागू करी थी वो कैसे अलग अलग सेक्शन के लोगों के लिए मतलब रखती थी। मतलब अलग अलग सेक्शन, जो अमीर है उनके लिए अलग तरह की पॉलिसीज में कुछ उनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे, जो गरीब है उनको और थोड़ा टैक्सेस और उनसे लाद दिया गया था। वो सब चीजें आप इसमें समझेंगे। एंड हाउ दे चेंज एवरीडे लाइफ्स, और कैसे इनकी रेवेन्यू पॉलिसीज और इनके कानून जो है उससे लोगों की जिंदगियां जो थी, रूटीन लाइफ जो थी, वो कैसे बदल गई थी। ठीक है। Laws introduced by the state have consequences for people. They determine to an extent who grows richer and who poorer, who acquires new land and who loses the land they have lived on. अब जो कानून इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करे थे स्टेट के अंदर, उसमें अलग अलग सिचुएशंस लगाई गई थी लोगों के लिए। जो पैसे वाले हैं, मतलब ये इन्होंने डिसाइड किया था कि कौन कितना ग्रो करेगा। जो पैसा वाला है वो कितना पैसे वाला बन सकता है, जो गरीब है उसको और कितना गरीब करना है, किसको नई जमीन खरीदने का मौका मिलेगा, कौन अपनी जमीन से हाथ धो बैठेगा या गवा देगा जिसपे वो इतने समय से रहता हुआ आ रहा है। Where peasants go when they need money, और जो फार्मर्स हैं वो कहाँ जाएंगे पैसे की जब उनको जरूरत होगी। ये सब इनके कानूनों के अंदर मेंशन था। As you will see, however, people were not only subject to the working of laws, they also resisted the law by acting according to what they believed to be just. अब आप इसमें ये भी देखेंगे कैसे सिर्फ लोग बाग जो हैं वो वर्किंग ऑफ द लॉ, वो एक सब्जेक्ट बन के नहीं रह गए थे, यानी एक मैटर नहीं बन गए थे कि कानून कैसे काम करेगा, वो ये लोगों पर ही डिपेंड नहीं करता था, बल्कि उनको कानून के अनुसार एक्ट भी करना पड़ता था और उसमें बिलीव भी करना पड़ता था कि ये जो चीज है ये बिल्कुल सही है। In doing so, people define the way in which laws operated. ये सब चीजें करते हुए लोग बाग डिफाइन करते थे, बताते थे कि कानून किस तरह काम करेगा, कैसे उसको लागू करना चाहिए, and thereby modifying their consequences, और इससे ही आगे जाकर के उनकी लाइफ की सिचुएशंस जो हैं वो मॉडिफाई होती थी, चेंज होती थी। इन दो पैराग्राफ्स के अंदर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम, मैम नो प्रॉब्लम। ओके। अब
You will also come to know about the sources that tell us about these histories and the problems historians face in interpreting them. अब आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कहाँ से हमें ये सोर्सेज मिले हैं जहाँ से हमने इन सब चीजों के बारे में जानकारी हासिल करी है, और हमने नहीं, बेसिकली हिस्टोरियंस जो रहे हैं उन्होंने जानकारी हासिल करी है, और कैसे उनको प्रॉब्लम्स आई हैं इन सब चीजों को जानने में, समझने में, और एक प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर अप करने में क्या दिक्कत आई है. You will read about the revenue records and surveys. आप पढ़ेंगे इसमें revenue records और surveys के बारे में, journals and accounts left by the surveyors, और जो journals और accounts छोड़े गए थे surveyors के द्वारा और travelers के द्वारा, and reports produced by inquiry commissions, और जो reports बनाई गई थी inquiry commissions के द्वारा, उन सब चीजों के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान जो है वो अपनी गाड़ी में बुल कार्ट के अंदर लेकर के कुछ जा रहे हैं, और उसकी हेडिंग दी गई है कॉटन बीइंग कैरीड फ्रॉम द विलेज टू द मंडी, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 20 अप्रैल 1861. अब लंदन न्यूज के अंदर 20 अप्रैल 1861 के अंदर ये छपा है. ठीक है, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से किसान जो है, पीजेंट्स जो है वो कॉटन लेकर के जा रहे हैं मंडी में. ठीक है, अब आते हैं अपने बंगाल एंड द जमींदार्स. बंगाल और जमींदार्स के बारे में हम जानेंगे. एज यू नो, जैसे कि आपको पता है कि कॉलोनियल रूल सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था बंगाल के अंदर. यहाँ पहली बार अटेम्प्ट्स किए गए थे, अर्लियर अटेम्प्ट्स जो है वो सबसे पहले अटेम्प्ट्स यही किए गए थे कि कैसे रूरल सोसाइटी को ठीक करना है और अपना नया रेजीम जो है वो लागू करना है. किसको लेकर के? लैंड राइट्स को लेकर के और नया रेवेन्यू सिस्टम को लेकर के. ठीक है, रेवेन्यू जिसमें ये कलेक्ट करते हैं टैक्स वगैरह, जो काम कर रहा है लैंड के ऊपर उससे उसकी काम, उसने जो फसल उगाई है उस पर कुछ टैक्स कलेक्ट किया जाता है, वो जमा किया जाता है, वो सब नया रेवेन्यू सिस्टम लागू किया था. और नए कानून जो है जमीन को लेकर के वो भी लगाए थे. और अर्लियर टाइम में यानी कि शुरुआती साल में EIC जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर रूल किया था वो भी हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे. As you know, colonial rule was first established in Bengal. It is here that the earliest attempts were made to reorder rural society and establish a new regime of land rights and a new revenue system. जैसा आपको पता है कि कॉलोनियल रूल सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था बंगाल में, और यहाँ पे ही पहली शुरुआत की गई थी जहाँ पे उन्होंने रूरल सोसाइटी को रीऑर्डर किया था, यानी उसको बदला था. साथ ही यहाँ पे उन्होंने नया रजीम लाया था. किसको लेकर के? नए कानून लाए थे, नया प्रोटोकॉल लगाए थे लैंड राइट्स को लेकर के और रेवेन्यू सिस्टम को लेकर के. Let us see what happened in Bengal in the early years of East of the Company रूल. और यहाँ पे हम देखेंगे कि शुरुआती सालों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना नया रूल यहाँ पे चालू किया था, उससे क्या क्या चीजें यहाँ बंगाल में हुई थी. अब पहला है 1.1 एन ऑक्शन इन बुर्दुआन. बुर्दुआन में जो इन्होंने बोली लगाई थी, ऑक्शन सेरेमनी इंट्रोड्यूस कराई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. 1797 के अंदर एक ऑक्शन रखा गया था. ऑक्शन का मतलब आपको पता है? कोई आइडिया ऑक्शन क्या होता है? यस मैम, नीलामी. वेरी गुड मैम, नीलामी. वेरी गुड. नीलामी रखवाई थी इन्होंने बुर्दुआन में सबसे पहले 1797 के अंदर. यहाँ ऑक्शन रखा गया था. बुर्दवान को आज हम बर्दमान के नाम से जानते हैं. ये बहुत बड़ा पब्लिक इवेंट था. यहाँ पर कई सारे महल या एस्टेट्स जो थे राजा के द्वारा, जो राजा था बुर्दवान का, उसके द्वारा यहाँ पर उसकी चीजें जो थी उसको नीलाम किया गया था. ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट जो था वो भी इसके अंदर आ गया था 1793 के अंदर. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने एक फिक्स किया था रेवेन्यू हर जमींदार को जो पे करना होता था. ठीक है, लेकिन ये जो था वो पे नहीं कर पाया था, और जो पे नहीं कर पाता था उसकी ये चीजें उठा करके ऑक्शन करवा देते थे और उससे ये अपना रेवेन्यू बढ़ते थे. ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा. In 1797, there was an auction in Burdwan, present-day Bardhaman. It was a big public event.
1797 के अंदर एक बहुत बड़ी नीलामी रखी गई थी बुर्दवान में, जिसको आज हम बर्दमान के नाम से जानते हैं। वो एक बहुत बड़ा पब्लिक इवेंट था। A number of महल estates held by Raja of Burdwan were being sold, और काफी ज्यादा अमाउंट में राजा की जो प्रॉपर्टी थी, कई सारे महल थे, वो यहाँ पर बेचे जाने थे। The permanent settlement had come into operation in 1793, और परमानेंट सेटलमेंट जहां वो रहता था वो भी इस ऑपरेशन के अंदर आ गया था 1793 के अंदर। The East India Company had fixed the revenue that each जमींदार had to pay. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पहले से अमाउंट जो था वो फिक्स कर दिया था रेवेन्यू के नाम पर, जो हर जमींदार को पे करना ही होता था। The estates of those who failed to pay were to be auctioned to recover the revenue. और जो एस्टेट्स उसको फेल हो जाती थी, यानी जो राजा उसको भर नहीं पाता था रेवेन्यू को, जमींदार जो है नहीं भर पाता था, उसकी जितनी भी जमीन हुआ करती थी उसको ऑक्शन नीलामी में बेचा जाता था, और उस नीलामी से आने वाला पैसा जो है उसके रेवेन्यू के नाम पर इकट्ठा कर लिया जाता था, रिकवर करने की पूरे ये इनका रिकवर करने का प्रोसीजर था। अब जैसे आपको आज के जमाने में अगर आपने कभी सुना हो तो बैंक से अगर आप कभी लोन लेते हैं तो आपको किसी चीज को गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है, लायबिलिटी के तौर पे उसको रखना पड़ता है। और सपोज कि आपने 15 लाख का लोन लिया है तो आपसे एक ऐसी चीज गिरवी रखवाई जाएगी जिसका अमाउंट कम से कम 15 लाख तो हो ही, ठीक है। जैसे सपोज किसी का अगर 20 लाख का मकान है तो वो 15 लाख का लोन ले पाएगा, ठीक है, और उसको अपने घर की रजिस्ट्री जो है वो रखनी पड़ेगी, किस पर, बैंक के हाथों में। इन केस आप समय पर उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या ब्याज जो ब्याज नहीं, जो इंटरेस्ट है वो नहीं भर पा रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड के लिए जो आपने लोन लिया है, और अगर वो फेल हो जाते हैं आप उस तक, तो आपका घर जो है वो बैंक नीलाम कर देगा, बेच देगा, और उससे आने वाला जो पैसा है, जो आपने 15 लाख रुपए लिए थे और प्लस इंटरेस्ट जो आपको पे करना था, वो सब रिकवर करेगा बैंक, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने भी उस जमाने के अंदर अपना ही एक सिस्टम लागू करा था, जिसमें जमींदार के को फिक्स्ड अमाउंट में पे करना होता था रेवेन्यू, और यहाँ पर रेवेन्यू था, लोन नहीं था। मैंने आपको लोन का एग्जांपल दिया है, रेवेन्यू और लोन अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। और वो ये पे नहीं कर पाते थे तो उनकी जमीनों को ये बेचना शुरू कर देते थे रेवेन्यू रिकवर करने के लिए। Since the Raja had accumulated huge arrears, his estates had been put up for auction. अब राजा लोग जो हुआ करते थे, पहली बात तो राजा कौन होते थे? राजा लिटरली किंग was a term that was often used to designate powerful जमींदार। जो पावरफुल जमींदार हुआ करते थे उनके लिए ये चीज यूज की जाती थी एज इन राजा के तौर पे, जिसका असल मतलब किंग ही होता है, ठीक है। अब एरियर्स का मतलब क्या होता है? एरियर का मतलब होता है मनी जो आपका है, ठीक है, और आपको पे करना था पहले, ठीक है, आपको जो आपको ओ है, मतलब यू ओ दैट मनी टू पे, यानी कि आपको करना ही है, किसी को उधार है आप पे। तो यहाँ पर राजा जो है उनको बहुत भयंकर, मतलब बड़े ह्यूज एरियर्स जो है पे करने होते थे रेवेन्यू के नाम पर, और जब वो नहीं कर पाते थे तो उनकी एस्टेट जो है वो ऑक्शन के लिए, नीलामी के लिए शुरू कर दी जाती थी बेचना। इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. No, ma'am, no problem. Oh, ma'am, no problem. ओके बच्चों, देन कई सारे न्यूमरस परचेजर्स आते थे वहां पर, यानी कई सारे लोग खरीदने आते थे नीलामी में, क्योंकि एक पब्लिक इवेंट था, कोई भी आ सकता था, ठीक है। तो वो लोग आते थे और एस्टेट्स जो है वो बेची जाती थी हाईएस्ट बिडर को, यानी सबसे ज्यादा नीलामी जो बोली लगाता था उसको बेची जाती थी। और कलेक्टर को जल्दी ही पता चलने लगा कि ये जो मतलब इस कहानी में एक अलग मोड़ आया, वो ये था कि जितने भी वो खरीदार थे, जितने भी वो परचेजर थे, वो क्या करते थे, अपने ही सर्वेंट्स हुआ करते थे जो राजा के, या एजेंट्स हुआ करते थे, वो ही जाकर के उसकी जमीन खरीद के ले आते थे अपने मास्टर के बिहाफ पर। 95% सेल जो है इस तरह के ऑक्शंस के अंदर वो फिक्टिशियस थी, यानी कि क्या थी, ये एक तरीके से पूरी तरह से फिक्स थी कि भाई जो व्यक्ति अपनी ही जमीन खरीदवा रहा है अपने ही लोगों से, यानी कि उसको रेवेन्यू जो है वो पे करना है। अब उसके पास में ज्यादा टाइम हो जाता था, ठीक है,
यानी उसको एक इमेजिनेशन का कह सकते हो आपकी फिक्टिशियस थी ये, क्योंकि वो पहले पे नहीं कर पा रहा है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा आगे जाकर के वो उसकी नीलामी होगी, नीलामी में वो अपने ही लोगों को लगा देगा और अपनी ही जमीन को अपने ही तरीके से खरीद लेगा और उसको टाइम पीरियड ज्यादा मिल जाएगा या जो भी उसका पर्सनल मोटिव रहेगा वो फुलफिल हो जाएगा। तो जब ये कलेक्टर्स को ये सब चीज के बारे में पता पड़ा तो दे वर शॉक्ड, वो काफी शॉक थे। और 95% जो सेल हुई है नीलामी में इस तरह से वो राजा के पास ही सारी चीज चली जाती थी, यानी उसकी जमीन उसी वो ही खरीद लेता था, इधर उधर नहीं जाती थी। द राजाज एस्टेट्स हैड बीन पब्लिकली सोल्ड, अब राजा की जो एस्टेट होती थी, उसकी जमीन जो होती थी वो पब्लिकली बेची जाती थी। बट ही रिमेन्ड इन कंट्रोल ऑफ हिज जमींदारी, लेकिन वो काय में रहता था, वो अपने ही कंट्रोल में, जमींदारी जो थी उसके कंट्रोल में ही थी। वो अपनी जमींदारी, जमींदार तो जब ही कहलाएगा ना जब उसके पास में जमीन होगी, तो वो जाती ही नहीं थी। Why had the राजा failed to pay the revenue? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि राजा के पास में जब इतना पैसा था कि वो अपनी जमीन को दोबारा से खरीद पा रहा है, तो फिर वो रेवेन्यू पे करने में फेल क्यों हो रहा था? Who were the purchaser at the auction? और जो परचेजर खरीदार थे ऑक्शन में वो कौन थे? What does the story tell us about what was happening in the rural areas of Eastern India at that time? अब ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि उस समय रूरल एरियाज में, जो ईस्टर्न इंडिया के रूरल एरियाज थे, वहां पर उस समय क्या चल रहा था? समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. ओके। No, ma'am, no problem. अब है 1.2 द No, प्रॉब्लम ऑफ ma'am. अनपेड रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्यों नहीं भरा जाता था? बुर्दवान राज की जो एस्टेट्स थी वो बेची ही नहीं जाती थी, बल्कि 18 सेंचुरी के अंदर मतलब क्लोजिंग ईयर्स जो थे उसके अंदर उनको पूरी तरह से बेचा जाना था। यहाँ पर आपको एक फोटो भी दी हुई है बुर्दवान राज की ही। Burdwan Raja City Palace on Diamond Harbour Road, Calcutta. By the late 19th century, many rich zamindars of Bengal had city palaces with ballrooms, large grounds, entrance porches, supported by Corinthian columns like these. अब ये जो columns दिए हुए हैं, Corinthian columns कहा जाता है, इनको याद रखेंगे। वन वर्ड क्वेश्चन में, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरह की चीजें आ सकती है कि कोरिंथियन कॉलम्स क्या हुआ करते थे। तो ये जो एंट्रेंस पोर्च हुआ करते थे, जहाँ से एंट्रेंस होती थी किसी भी पैलेस की, वहां पर ये इस तरीके से कॉलम लगाए जाते थे। इनको क्या बोलते हैं? कोरिंथियन कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो बुर्दवान राजा जो सिटी पैलेस हुआ करते थे उस समय में, कई लोगों के पास में, जमींदारों के पास में काफी सिटी पैलेसेस हुआ करते थे, जहाँ पे बॉल रूम्स हुआ करते थे, बड़े ग्राउंड्स होते थे और एंट्रेंस पोर्चेस होते थे, जो वहाँ पे ये इस तरह के लगते थे। अब यहाँ पे ये जो है बुर्दवान राजा सिटी पैलेस डायमंड हार्बर रोड कलकत्ता के अंदर है। ठीक है, और अभी भी इस तरह की बिल्डिंग्स आपको कलकत्ता के अंदर देखने को मिल जाएंगी। बंगाल के अंदर बेसिकली आपको इस तरह की जो बिल्डिंग्स है वो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब ओवर 75% से ज्यादा जमींदार जो हैं उन्होंने अपने आप को अपने चेंजेस कर लिए थे। ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट जो है लगा लिया था। मतलब परमानेंट सेटलमेंट का जो कानून लागू किया गया था उसके बाद में इन्होंने काफी चीजें बदल दी थी। जब इंट्रोडक्शन किया गया परमानेंट सेटलमेंट का, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो उम्मीद कर रहे थे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जो वो ऑक्शन करवाते समय फेस करते थे, और वो बंगाल को पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। लेकिन 1770s के दौरान रूरल इकोनॉमी जो थी बंगाल की, वो क्राइसिस में थी। ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा था, फेमाइंस हो रहे थे, एग्रीकल्चरल आउटपुट इतना अच्छा नहीं निकल रहा था, और ऑफिशियल्स को ये लगने लगा कि एग्रीकल्चरल ट्रेड और रेवेन्यू रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलपमेंट नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, और हमारी जो पॉलिसीज हैं वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, अब आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है मैंने 1.2 का। कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे इस चीज को और टॉपिक और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, we don't have much time, we are running out of time today, so let's end our class over here. ठीक है, प्लीज Okay, ma'am. Thank you, ma'am. आप, हाँ ओके, Thank you, वेलकम। ma'am. आप अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लीजिएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल। Okay, ma'am.